एनटीपीसी का पेपर तो चल ही रहा है, जो 35,000 पद आए थे, है ना। देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर अभी किसके पद आने वाले हैं, तो एनटीपीसी में अगेन पद आने वाले, मतलब और सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम बाकी, जिनमें लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसियाँ थी, है ना। रेलवे में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती, तो एक तो एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो कि यहाँ पर आपका 12th लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें 12th लेवल से भी और ग्रेड लेवल से भी। इसके बाद में इसमें यहाँ पर आपका एक होता है ग्रुप डी, और इसके बाद यहाँ पर एक होता है आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। ये वाली वैकेंसी यहाँ से निकलती है। एक होता है आपका TC वाली वैकेंसी, जो उसमें निकाली जाती है। ये एनटीपीसी में आपके यहाँ पर गुड्स गार्ड है ना, ASM होता है, स्टेशन मास्टर होता है, उसके बाद में सीनियर क्लर्क होता है, जूनियर क्लर्क होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस होता है ना। कई प्रकार की पोस्टें यहाँ पर होती है। ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली, और इन सबको अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ छोड़कर, मैंने यहाँ पर अभी इसमें बैंक नहीं लिखा है, थोड़ा सा बैंक का सिलेबस अलग हो जाता है। हमारे सब्जेक्ट्स वही रहने वाले हैं कि भैया वही मैथ्स होगा, वही रीजनिंग होगा, लेकिन अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो हर टॉपिक में थोड़े से क्वेश्चन की वेराइटी को चेंज कर दिया जाता है, कुछ अलग थोड़ा सा हो जाता है, बाकी बेसिक चीज़ें आपकी सेम ही रहती है। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट बनाया हमने, वो बनाया है एसएससी का, व्यापम का और रेलवे का, ठीक है। 1 बाय 1 आपकी क्लासेस चलेगी, 0 से उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेली क्लासेस में आपकी यहाँ पर अल्टरनेट में क्लासेस आपको रीजनिंग की मिलती रहेगी। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। अब सबसे पहले ये कि यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ रीजनिंग की, तो आपको ये जानना जरूरी है कि रीजनिंग होता क्या है ना। रीजनिंग को दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ, मतलब दूसरी भाषा मतलब हिंदी की भाषा में, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तर्क शक्ति, या फिर मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर लॉजिक पावर। अब ये जो एक सब्जेक्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मेरे पास सिलेबस में एक और चीज़ आती है कि क्या क्या पूछेगा, तो मैथ्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, जीएस पूछेगा, जिसमें से आपकी ये पहली क्लास आज किसकी है, रीजनिंग की है। और अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो मैंने उसको लिखा है यहाँ पर कि तर्क शक्ति, और अगर वो तर्क शक्ति है तो ये मेरे लिए कितने नंबर की हो सकती है ना, सिंपल सी बात। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि यार इसका क्या वेटेज रहा, तो आप ये मानकर चलें कि जो भी एग्ज़ाम है आपके, बेस अगर मैं बनाऊं कि 30 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। वर्तमान में अगर आप एमपी पुलिस का पेपर अगर देख रहे हो तो आपको 35 नंबर की रीजनिंग वहाँ पर मिल रही है। अगर आप एनटीपीसी के पेपर में जा रहे हो तो भी आपको 35 नंबर की रीजनिंग वहाँ पर मिल रही है। या फिर मैंने कहा अदर कोई भी एग्ज़ाम में जाओगे तो हाँ, कुछ एग्ज़ाम जहाँ मान लो रीजनिंग नहीं पूछी जा रही वो मैटर नहीं करता, लेकिन जहाँ जहाँ पूछी जा रही तो सब में ही पूछी जाती है। एवरेज आप 30 to 35 नंबर उसको मान कर चलें। कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स के ऐसे होने वाले हैं कि जो आपके रीजनिंग की भाषा में होते हैं, तो आपको लगता है कि ये गणित है, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, आपका रीजनिंग हो जाएगा ना, तो रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। अब ये जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, अगर वो 30 नंबर की है तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया वो मेरे से पूछ क्यों रहा है ना, क्यों पूछ रहा है। तो अब क्या होगा इसके पीछे रीजन कि वो आपसे रीजनिंग क्यों पूछ रहा है। क्या मैं सिलेक्शन लेने के बाद जिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा वहाँ मुझे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो मैंने कहा कि आपको उठाकर अभी एमपी पुलिस बना दिया, तो हो सकता है कि अभी तक जो भी आ रहा था वो एमपी पुलिस बनने के बाद सब दिमाग से भी चला जाए। क्या वहाँ पर वो हमसे ये कहेगा कि भैया रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, ये आप सॉल्व करके बताओ ज्वाइन होने के बाद। कोई रिलेशन है उसका? नहीं। फिर क्यों पूछ रहा है, बताएं आप मुझे रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग पूछने का क्या रीजन है उसका, वो हमसे मैथ्स क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछना चाहता है, बताइए आप मुझे। पूछ क्यों रहा है वो, हाँ बताएं, एक मिनट। हाँ मतलब खुद लॉजिक बता के, खुद लॉजिक लगा के बता सके कि इस डिसीजन में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ आपको।
एक्चुअली आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। रीजनिंग का मतलब ये हुआ कि तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। तो अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल पूरा जो आपका एक एग्ज़ाम सेशन है वही आपके लिए एक पूरा तर्क शक्ति हो जाता है, एक रीजनिंग ही हो जाती है ना। अब वो हमसे इनको क्यों पूछ रहा है, तो इनके माध्यम से वो हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहता है। मेंटल एबिलिटी को कैसे चेक करना चाहता है कि आपके मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट माने जाते हैं कि जिनमें आपको रटने का कोई काम नहीं होता है, लेकिन हाँ वो एट ए टाइम आपको कोई क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद उसमें अपना दिमाग लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। अब ये जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं, सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इनकी अलग है, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग और इनकी अलग है। और दिमाग का ये भी सिस्टम है कि इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो उतना फ्री होता चला जाता है, मतलब वो उतना ही तेज होता चला जाता है, उसमें उतनी शार्पनेस आ जाती है। वही चीज़ है कि अगर मैं किसी चीज़ को आज जान रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरा उसमें परफेक्शन है। आप मेरे से ज़्यादा समय दे रहे हो, आप उसको एक नए तरीके से कर रहे हो, तो आप हो सकता है मुझसे अच्छे हो जाएं, ये उसमें हो सकता है। तो इनको पूछने का उद्देश्य इसका यही है कि अगर वो आपको किसी एग्ज़ाम में बैठाकर आपका एग्ज़ाम ले रहा है, इट मीन्स वह आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि क्या आपका माइंड प्रॉपर काम करता है, और करता है तो कितना अच्छे तरीके से करता है, कितना शार्प करता है। एक बात समझिए कि कई बार ये हो जाता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान ना हो, तो कहीं अगर 2 लाइन भी लिखी है तो आप उसको पढ़कर निकल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ लिया, है ना। देखो अब अगर वही चीज़ को आप 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगी, अच्छा ये लिखा था इसमें। कई बार आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, आपने पूरी ऊपर से नीचे पढ़ के बाद में समझ में आया क्या पढ़ा, तो हमको पता चला कि बस इंद्रियां काम कर रही थी, कि पढ़ने का काम चल रहा था लेकिन हमें माइंड में ही नहीं रहा, हमें तो वो बाजा सुना रहा था जो दूर कहीं शादी में बज रहा है, यही होता है। तो वही चीज़ें हैं, है ना। अब इन्हीं के माध्यम से मैंने कहा कि वह आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके लॉजिक पावर को चेक करना चाहता है, आपके माइंड का शार्पनेस जो है उसको चेक करना चाहता है। रही बात कि अगर उसको मेंटल एबिलिटी पर आपका परीक्षण हो जाता है तो फिर आपका फिजिकल एबिलिटी पर टेस्ट लिया जाता है। जैसे आपने देखा कि अभी एमपी पुलिस की बात चल रही थी, या जो भी एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका फिजिकल होगा, सिंपल सी बात है। तो इनका पूछने का उद्देश्य है हमारी पर्सनालिटी को सेंस, हमारे मेंटल एबिलिटी को चेक करना है ना, कितना माइंड हमारा शार्प है। हमारा आज पहली क्लास है, तो अगर मैं इसमें सीधा पढ़ाना चालू कर दूं आपको कि चलो आओ भैया लिखो यहाँ से अल्फाबेट का क्वेश्चन, तो वैसा नहीं होगा। मैं आपके ऊपर मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि मैं आपको वही चीज़ 8 महीने तक समझाता रहूँ, नहीं। मेरा मतलब कि अगर आप एक बार उस चीज़ को सही डायरेक्शन में समझ गए तो आप बहुत ईजी वे में इसको कवर कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मेरा टॉपिक मैंने यहाँ पर कि रीजनिंग मतलब होता है तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब लॉजिक पावर, लॉजिक पावर का मतलब हुआ कि सोचने समझने की क्षमता। और ये जो सोचने समझने की क्षमता है ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। अब ये सोचने समझने का काम कौन करता है, तो ये काम होता है ब्रेन का। ये किसका काम होता है? ब्रेन का, दिमाग का काम होता है। और अगर ये दिमाग का काम है तो ऊपर वाले ने सभी व्यक्ति को दिमाग दिया है। मैं ये कहूँ आपसे कि व्यक्ति सेंस के इंसानों को तो दिमाग दिया ही है, साथ साथ उन्होंने एनिमल्स को भी माइंड दे रखा है ना। और अब अगर मैं कहूँ आपसे कि एनिमल्स को भी दे रखा है, 1 मिनट क्या हुआ, तो आप देख रहे हो कि यार जब भी आप देख रहे हो कि कहीं भी कोई भी जानवर है तो हर जानवर का अपना एक तरीका है। उसे पता है कि कहाँ रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, किससे डरना है और किसको डराना है। ये बात समझ में आ रही है? एक जानवर दूसरे को देखकर भाग लेता है, पता चला कि वो इस जानवर को देखकर तो भागा था लेकिन इसको डरा दे रहा, मतलब उसमें इतना लॉजिक है, उसको पता है कि मुझे किसको डराना है और किससे डरना है ना, मुझे जीवन यापन करने के लिए क्या। तो एक कहने का सेंस, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है और वो चिड़िया इस तरीके से घोंसला बना देती है कि इंसान ना बना पाए। एक एक तिनका उठा उठा कर लाती है, उसको हैंग करती है कहीं भी, वो या तो किसी पेड़ की डाली पर या कहीं किसी जगह पर, और उसको इस तरीके से बना देती है कि शायद हम और आप मिलकर भी ना बना पाएँ। इतनी फिनिशिंग, इतनी बारीकी हम उसमें नहीं डाल सकते जो वो चिड़िया डाल देती है। और उसको इतना मजबूत बना देती है कि जब वो उसमें अपना अंडा रखती है तो चाहे हवा चले, आंधी चले, तूफान आ जाए, वो हिलता रहेगा लेकिन वो गिरेगा नहीं। तो ये दिमाग उसके पास भी है, ये सब ऊपर वाले के देन। लेकिन अब मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। जैसा दिमाग सोचेगा उसको वैसा काम करेगा।
अब आपको इसलिए दुनिया में फ़र्क नज़र आने लगता है, और दुनिया में फ़र्क क्या नज़र आता है कि हम बोलते हैं कि अरे यार वो व्यक्ति जो है वो बड़ा तेज है ना। अब वो फ़र्क कहाँ से नज़र आता है कि अरे यार वो व्यक्ति बड़ा पैसे वाला है वो व्यक्ति ज़मीन से उठा बड़ा ऊपर तक चला गया, है ना। या फिर आप जिन व्यक्ति को देख रहे हो कि जो आज हाईलाइट पर्सनालिटी हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये कॉमन मैन क्यों नहीं रहे, ये अलग क्यों आ गए, तो ये अलग आने के पीछे इनकी सोच है, इनका दिमाग है, और वही आपको डेवलप करना है। तो इस रीजनिंग को पढ़ने के पीछे आपका एक उद्देश्य रहेगा कि हाँ, ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ये मेरे लिए इतनी सी बात है, बट इस टॉपिक को पढ़ना, इससे मुझे अपने आप का और अपने पूरे आसपास का हर चीज़ का विकास करना है। सिंपल सी बात, इससे आपकी सोच डेवलप होगी, इसका आपका माइंड शार्प होगा। तो मैंने वही कहा कि ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति है। अब इसके अंतर्गत भैया क्या पूछ लेगा वो रीजनिंग में, तो पहली चीज़ कि यार यहाँ पर रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, और अगर सोचने समझने की क्षमता है तो जो व्यक्ति अच्छे से सोचता समझता है वो यहाँ पर क्या करता है, प्लानिंग करता है। और अगर वो यहाँ पर ये प्लानिंग करेगा तो प्लानिंग अगर कर लेता है तो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है ना। तो अब आपको ये जो रीजनिंग वो क्या करने वाली, तो ये आपको सिलेक्शन भी दिलवाएगी। अब सिलेक्शन कैसे दिलवाएगी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि भाई मुझे अगर किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठना है तो अब ये मेरा खुद का दिमाग है, मैं किसी टीचर से तो सीख रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं अपने आप में भी एक टीचर होता हूँ कि मुझे अगर इस परीक्षा में बैठना तो इसका सिलेबस क्या होगा, वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है ना, मैं उसके लिए कितना काम कर रहा हूँ, मुझे और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, है ना। क्या मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मुझे मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहिए, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके रिव्यू देखना चाहिए, मुझे चीज़ों को मैं पढ़ता तो हूँ। अभी आप खुद बनाओगे, बात समझना। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति है। मैं अभी आपको टॉपिक बताने वाला हूँ सब कुछ, लेकिन एक बार माइंड ज़रूर सेट कर लो। अगर रियल में सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है, मुझे ये जानना है कि मैं चीज़ों को पढ़ता तो हूँ, लेकिन यार कई बार कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में रह जाती है और कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती है ना। तो अब ये चीज़ें दिमाग में रुक कैसे जाए, मुझे क्या रिवीजन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मैंने जो चीज़ आज पढ़ी थी वो मुझे 5 दिन बाद 6 दिन बाद हल्की हल्की याद रही, पता चले कि 10 दिन बाद पढ़ी तो पूरे ही भूल गया। तो अब मुझे पता है कि मुझे 3 दिन बाद रिवीजन करना है, 24 घंटे में करना है, या फिर हफ्ते में एक बार करना है। तो बस यही चीज़ें मुझे सेट करनी है ना। मुझे अपना टाइम टेबल सेट करना है कि ये जो दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 24 में से हमें मुश्किल से कितने घंटे मिलते हैं, 16 घंटे। भैया आपके 8 घंटे तो आपने सोने में ही गंवा दिए हैं। अब वो जो 16 घंटे मिले उनका भी पता नहीं चलता कि कब तो सुबह हुई थी और कब क्या हो गई, रात हो गई। वो 16 घंटे में समझ में नहीं आता। अभी मैं आपको उठाकर यहाँ पर खड़ा कर दूँ और कहूँ कि आपको 10 मिनट खड़ा रहना है और कुछ नहीं करना, बस देखना है इस तरीके से, तो वो 10 मिनट के आपको 1 मिनट भारी लगने लगेगा। बात समझ में आ रही है। जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आ रहा है, और अगर वो कह दे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट, ये हो जाता है। वो पता चला कि हम बस पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं, तो हमने 5 घंटे भी निकाल दी, तो हमें समझ में नहीं आया है। तो वही चीज़ें हैं कि हमें एक टाइम टेबल सेट करना होगा। अगर आप इस कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हो तो बिल्कुल आ सकते हो। जो लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर निकले हैं, मेरे हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। चाहे आप इस शहर की बैंक में चले जाएँ, कोई सी भी बैंक में चले जाएँ, MP पुलिस में चले जाएँ, आप RBI में जाकर देख सकते हो। मतलब हैं इतने सारे लोग कि ये 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है ना, लगभग 10 साल ही हो चुका है, इसमें इतने लोग निकल चुके हैं। तो ये लोग कौन थे, तो ये लोग कहाँ से आए थे, क्या ये अलग से आए थे, पीके टाइप के लोग थे क्या? ये नहीं थे, ये हमारे बीच के लोग थे। हमारे बीच के लोग मतलब कि इनके पास भी वही बुद्धि थी, है ना, उनके पास भी वही सेम चीज़ें जो हमारे पास है, तो हम भी उतने सक्षम हैं। लेकिन क्या रहा कि जो सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति है उसका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, अब मैं जो चीज़ें आज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस पर माइंड सेट कर लिया तो डेफिनेटली आपका सही रास्ता आपने पकड़ लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति इसमें 4 दिन बाद इस क्लास में आकर बैठा और बस वो सीधा आया, क्वेश्चन देखा, पढ़ना चालू, सीधा आया, क्वेश्चन देखा, पढ़ना चालू, तो बस उसके माइंड में इतना ही रहेगा कि क्वेश्चन बनाने का काम है अपना, है ना। लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ कि नहीं, आपको ये एक प्लानिंग करनी होगी कि मुझे एक शेड्यूल बनाना होगा, मुझे कब तो क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस कब देखनी है, ऑफलाइन कब पढ़ना है, रिवीजन मुझे कब करना है चीज़ों का, मुझे दोस्तों से कब मिलना है ना। ये पूरा एक सिस्टम अगर आपका बन जाए
तो आप भी उनकी तरह सेलेक्ट हो सकते हो और हो जाओगे। एवरेज से एवरेज लोगों को निकलते हुए देखा, बस उनका काम करने का तरीका औरों से अलग होता है। वो चीज़ों को बांध कर चलने की कोशिश करते हैं, सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का सेंस ये, एक बात समझिएगा, अगर ये दरवाज़ा है और अगर इस दरवाजे में आप देख रहे हो हैंडल सा लगा हुआ है, वो हैंडल को अगर इस फिंगर से भी पकड़ूंगा तो वो खुल जाएगा, बट अगर वो हैंडल के जस्ट अपोजिट में जाऊंगा और पूरा हाथ से उसको धकाऊंगा तो ना खुलेगा, वो बड़ी मेहनत लग जाएगी उसमें। हर चीज़ का एक सिस्टम, अगर सिस्टम से करो तो चीज़ें ईजी वे में आ जाती, एक आसान तरीके से आ जाती। तो बस आप खुद अपने आप के एक टीचर हो गए, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। मेरी गारंटी की रीजनिंग से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब हमने देख लिया कि भैया यहाँ पर ये तर्क शक्ति है जो कि हमारी मदद करेगी, हमारे सोचने समझने की क्षमता ही हमें सिलेक्शन दिलवाने वाली है। अब आखिर इसके अंतर्गत वो हमसे क्या पूछ लेता है? क्या आपने कभी स्कूल कॉलेज की लाइफ में रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, मतलब इसमें था ही नहीं ऐसा कहीं कि भैया आज हमारा रीजनिंग का पेपर है, मेरा फर्स्ट ईयर है और मेरा रीजनिंग का पेपर, ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। आप तो क्या पढ़े हो? आप तो मैथ्स पढ़े हो, है ना। मैथ्स तो आप जानते हो लिखता है 10th लेवल का। अब रीजनिंग 10th लेवल की लिखता है क्या कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में? लिखता है कि मैथ्स 10th लेवल का, जीएस 10th लेवल का, लेकिन वो कभी ये नहीं लिखता कि रीजनिंग 10th लेवल की। रीजनिंग तो भैया ताउम्र होती है, जन्म लेने से अभी तक जो आपने देख लिया दुनियादारी में, जो आपने सीख लिया, वही क्या होती है? आपकी रीजनिंग होती है। अब आखिर इसके अंतर्गत वो हमसे यहाँ रीजनिंग पूछ रहा है, तो भाई क्या पूछ लेगा? तो एक चीज़ से आप निश्चित हो जाएं कि इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है ना। हाँ, जो चीज़ें जानते हो उन्हीं को करने का तरीका ज़रूर हमारा नया होने वाला है। वो आपसे यहाँ पर सबसे पहला एक टॉपिक हमारा होता है, वो होता है अल्फ़ाबेट, है ना, जिसको हम हिंदी की भाषा में वर्णमाला कहते हैं। तो क्या हमें ABCD नहीं आती? क्या आती है, बहुत अच्छे से आती है, हमने तो पढ़ी है। उसी के ऊपर वो हमसे क्वेश्चन करेगा, है ना। अब उसके ऊपर जब क्वेश्चन करेगा तो उसमें कितनी चीज़ें हो जाती है, तो उसमें आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बना देगा, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग बना देगा, है ना, कुछ अल्फ़ाबेट के लिंक वाले क्वेश्चन बना देगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि देखिएगा, अब मैं कहूँ कि यार आपने पहला ही टॉपिक हमने उठाया, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के लिए मैं आपको बेसिक क्लियर करवाऊंगा, चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है ना, तब हम उसको करेंगे आगे। यदि मैंने कहा कि यार ये रीजनिंग है, एक तर्क शक्ति, और उसके अंतर्गत वो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, और अगर अल्फ़ाबेट का उसने पहला ही कोई क्वेश्चन लेकर आया और उस क्वेश्चन में ऐसा कोई व्यक्ति तुम में से जिसको ABCD ना पता हो, सबको पता है, ठीक है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेगा। क्वेश्चन ये हो जाए कि कहीं लिख दे यार इन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अंग्रेज़ी वर्णमाला में, अंग्रेज़ी वर्णमाला में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब बाएं छोर से कोई नंबर बोले आप, 2, 4, 5, 10, 15, 20, हाँ, 8वें अक्षर के राइट हैंड साइड, कोई भी अक्षर बोले आप, 2, 4, 10, 15, 20, 15वें अक्षर के लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर बोले आप, 2, 4, 8, 10, 10वें अक्षर एक और लास्ट के राइट हैंड साइड, 2, 4, 5, 10 कोई नंबर बोले आप, 6, 6वां अक्षर कौन सा होगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन दिया यहाँ पर, बोला है कि यार इन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड साइड से 8वें अक्षर के राइट हैंड साइड 15वें अक्षर के लेफ्ट हैंड साइड 10वें अक्षर के राइट हैंड साइड 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा वो? कुछ इन्होंने बोला, कुछ उन्होंने बोला, कुछ इन्होंने बोला। अब किसने क्या बोला ये भी मेरे माइंड में नहीं, शायद इन्होंने पहले बोला, फिर इन्होंने बोला, फिर इन्होंने बोला है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यार ये क्वेश्चन आया तो क्या ऐसा भी है कि हम इसको नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे, है ना। इनका आंसर है एस, वेरी गुड। एस यहाँ पहले से भी लिखा हुआ है, मेरे लिए भी वेरी गुड, है ना, बट तब मेरे लिए वेरी गुड होगा कि जब हाँ भैया वो सही लिखा होगा, है ना।
अब मैंने क्या कहा, ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है कि मैं इसको नहीं बना पाऊंगा। क्या करना होगा मुझे इसके लिए, तो देखो जरा, मुझे ये करना होगा कि सबसे पहले तो मुझे क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट लिखते आना चाहिए। तो भैया ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। एग्जाम हॉल में कैंडिडेट यही करेगा कि हाँ उसने अल्फ़ाबेट तो पढ़ी और उसी के ऊपर क्वेश्चन किया है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं छोर से। अभी मैं आपको सब बेसिक में बताऊंगा। तो क्या ये सभी कोई जिसको लेफ्ट राइट ना पता हो, सबको पता है ना। तो अब जब मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं बना लूंगा, लेकिन आप उसमें फ़र्क समझिएगा कि इस क्वेश्चन को अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड साइड से 8वें अक्षर, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, किसकी बात कर रहा वो, H की। अक्षर के राइट हैंड साइड, तो भैया राइट तो इधर होता है और राइट हैंड साइड में कौन सा अक्षर, 15वां। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम इसको अलग तरीके से करेंगे, ये हमारा तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप कर सकते हो। अक्षर के राइट हैंड साइड 15 अक्षर, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। आप कहाँ पहुँच गए हो, W पर पहुँच गए हो। फिर लिखा है अक्षर के लेफ्ट हैंड साइड 10वां अक्षर, यहाँ थे ना आप, तो अब इसके लेफ्ट में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मिला आपको, M मिला है। अब आपने बोला था अक्षर के राइट हैंड साइड में 6वां अक्षर, अच्छे से देखिएगा, तो आप M पर आ चुके थे। अब ये डबल पॉइंट लगा यहाँ पर, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6वें नंबर पर क्या आया, S आया, और वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मतलब मेरा आंसर तो ऐसा आया। अब ये जो प्रोसेस है क्या आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ जाता है कि अगर मैं इतना करूँगा और करने के बाद मेरे पास ऑप्शन में लिखा होगा या तो R लिखा होगा, किसी ऑप्शन में यहाँ पर T लिखा होगा, फिर यहाँ पर कहीं पर S लिखा होगा और कहीं यहाँ पर Q लिखा होगा। अब आपने क्या किया, एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, वैसे ही तो आपकी धड़कन तेज़ हो गई परीक्षा में, है ना। होता ना एक प्रेशर हो जाता है कि मैं घर में बैठा हूँ तो चीज़ों को अलग नज़रिए से बनाता हूँ, और एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से घर से निकले तब से ही सब याद आ जाते हैं ऊपर वाले, है ना, घर परिवार मोहल्ले कस्में वादें। तो उनके चक्कर में कहने की सेंस है कि हमारा वैसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम प्रेशर में होते हैं, हमारा माइंड प्रेशर में आ जाता है। और जब हम धीरे धीरे सेंटर में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, एग्ज़ाम देकर कुछ लोग निकल रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम है, लाइन में लगे हैं, फिर यहाँ से हम सिस्टम नंबर ढूंढते ढूंढते, पहले तो हॉल नंबर ढूंढा, फिर हॉल में गए, फिर वहाँ सिस्टम नंबर ढूंढा और उसके बाद सिस्टम पर जाकर बैठते हैं, तब हमारा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि भैया आप पता नहीं क्या होगा, आज तो आखिरी चांस ऊपर वाले, है ना। अब कहने का सेंस ये कि आप उस कंडीशन में अगर इसको पूरा लिखोगे, बड़ी तेज़ी से लिखोगे, फिर यहाँ से यहाँ गिनना चालू करोगे, अगर एक आध भी मिस हो गया, ये बड़ा था भैया, ये बोर्ड इतना बड़ा है तो मैंने इसको टक टक, है ना, इस तरीके से काउंट कर लिया, लेकिन आप तो इतना बड़ा तो पन नहीं है, उसमें यहाँ पर लिखोगे छोटे छोटे, एक आध मिस हो गया। अगर आपने ज़्यादा भी गिन लिया तो अभी हम एस पर आना चाहिए था, लेकिन आप टी पर निकल गए तो किसी ने ये आंसर लगा दिया, कोई पीछे रह गया तो उसने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, कोई यहाँ पर और पीछे रह गया तो क्या लगा दिया, क्यों, एक भी गलत हुआ ना, आ गया पीछे का तो आंसर तो मिल रहा है और आप लगा भी दोगे, बाहर आके बोलोगे बड़ा सड़ा पेपर बनाया था, भाई कुछ था ही नहीं पेपर में। बाद में समझ आएगी यार सड़ा पेपर था लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्यों, हम सड़े थे, मतलब हम गलत थे। अब सही आंसर क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो यार ये इतना करने के बाद एक और रिस्क है कि एक तो समय ज़्यादा चला गया, ऊपर से और डाउट है कि ये कैसा हो जाए, गलत हो जाए। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि या तो कुछ बंदे ऐसा कर सकते हैं, करते ही हैं, हमें लगता है कि लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भैया लाखों की भीड़ होती है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीधे उठकर आ गए हैं, परीक्षा हाल में बैठे हैं तो वो ऐसा बनाएंगे, लेकिन हमें ये तरीका नहीं बनाना, तो हमें तरीका क्या अपनाना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, किताब खरीद लाते हैं, बाज़ार जाते हैं, एक मार्केट से किताब खरीद लाते हैं, उन किताब में ये लिखा होता है कि भैया अगर यहाँ अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है और आपके पास ये आ जाए कि यार लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करिएगा, माइनस करिएगा। दूसरा कि यदि यहाँ पर आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, है ना। अब ये मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और आपको बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एक बार जान लेना जरूरी था
तो अगर किसी ने किताब खरीद लाया तो ऐसा नहीं वो किताब वाला नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा, पैसा दिया उसने किताब का। तो अब देखिएगा जरा, लिख रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड साइड से 8वें अक्षर, तो पहले तो लिखेगा 8वें अक्षर लेफ्ट हैंड साइड से। अक्षर के राइट हैंड साइड में 15वें अक्षर, तो भैया ये लिखा राइट और ये लिखा लेफ्ट, तो लेफ्ट और राइट में क्या करना होगा, मुझे प्लस करना होगा। और उसने प्लस कर दिया कितना यहाँ पर 15। फिर लिखा है अक्षर के लेफ्ट हैंड साइड तो देखिएगा ये राइट था, उसके बाद फिर क्या आया लेफ्ट, तो फिर राइट और लेफ्ट को क्या करेगा वो यहाँ पर प्लस। लेकिन आपको कंपेयर कहाँ से करना होता है, तो ये करना होता है फ्रॉम वाली कंडीशन से। अब हालांकि मैं आपको भी सिखाऊंगा तो बता दूंगा। तो फ्रॉम मेरे पास ये वाली कंडीशन थी, से वाली कंडीशन को फ्रॉम बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको हम। जनरली कैंडिडेट किताब से पढ़ने के बाद भी यहाँ गलती कर देता कि यार यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट आया तो इसको प्लस कर दूंगा, लेकिन वो प्लस नहीं, वो कंपेयर किससे होता, वो इससे होता पहले वाले से, फ्रॉम वाली कंडीशन से टू वाली कंडीशन को कंपेयर करना। लिखा था कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर 15 लिख दिया। फिर यहाँ पर लेफ्ट आया तो इसका कंपेरिजन भी इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टू लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस में क्या लिखा आएगा 10। और फिर लिखा राइट, तो इसका कंपेयर भी किसके साथ होगा, इस पहले वाले के साथ होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का कितना आ गया 6। अब आपको बहुत आसान तरीके से आपने रीजनिंग का क्वेश्चन था उसको गणित बना डाला है, उसमें नंबर लिख दिए हैं, उसमें प्लस माइनस लगा दिया। तो आप बोर्ड मास के पैटर्न को अगर सॉल्व करते हो तो पहले तो उसमें क्या होगा, डिवाइड होता है, फिर इंटू होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। अब आपके पास यहाँ पर से दो ही साइन है भैया, प्लस और माइनस, तो ये वाला प्लस का दिख रहा है, ये भी प्लस का दिख रहा है, और ये भी प्लस का है। तो जोड़ो जरा, 8 और 15 कितना हो गया 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, और 29 में से कितना घटा देना है, तो 10 घटाना है। तो आपका 29 में से 10 आपने घटाया तो बचा कितना है 19 बचा है, मतलब आपका आंसर आएगा 19वें अक्षर का अल्फ़ाबेट। अब 19वें अक्षर का अल्फ़ाबेट तो आपने गिनना कहाँ से चालू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और आंसर तो उसका भी आया भाई, उसने किताब में पैसा डाला है तो आंसर उसका भी आया। लेकिन आप देख रहे हो आपको 3 तरीके नज़र आए हैं यहाँ पर। एक तरीका कौन सा था कि यहाँ से यहाँ पूरा लिख दूंगा, लिख कर गिन लूँगा, वो एक तरीका था। दूसरा तरीका कि किसी ने किताब को फॉलो किया तो उसने ये वाला फार्मूला लगाया यहाँ पर, उसने उसको सॉल्व किया तो गणित बनाकर सॉल्व किया तो 19 मतलब एस आया उसका आंसर। तीसरा तरीका और भी था, कौन सा बताओ, अल्फाबेट की कोडिंग। 3 तरीके देखे आपने अभी तक, बताओ कौन कौन से 3 तरीके देखे हैं। एक तो आपने ये देख लिया कि लिख देंगे, लिख कर गिन लेंगे। दूसरा तरीका आपने किताब का कि नहीं हम फार्मूला बनाकर गणित बनाकर सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या देखा, तीसरा मुझे देखा, मुझे इग्नोर कर दिया क्या भाई। तुम्हारे सामने मैंने जब क्वेश्चन ये लिखा था कि कौन सा होगा, और यहाँ क्या लिख दिया था, तो मैंने भी तो लिखा था ना। कितना समय लगा होगा मुझे उसको एस लिखने में। इन्होंने तुमने 4 लोगों ने मिलकर क्वेश्चन बोला था, मुझे मतलब इतना भी माइंड नहीं कि किसने क्या बोला था। मैंने पूछा था कोई भी कुछ भी बोले, तो मैंने जैसे लिखा था कि यार राइट हैंड साइड छठवां अक्षर कौन सा होगा, और यहाँ पर क्या लिख दिया था एस। इसका मतलब ये हुआ कि न तो मैं ये तरीका अपनाता हूँ ना ही ये तरीका अपनाता हूँ, मैं कोई तीसरा ही तरीका अपनाता हूँ। वो तीसरा तरीका ये था, आप सुनिएगा अच्छे से, आप लोगों ने जो बोला वो क्वेश्चन क्या था। तो यदि मैं आपको अल्फाबेट की कोडिंग याद करवा दूँ वो छप जाएगी दिमाग में, और अगर वो छप गई, क्या तुम में से कोई क्वेश्चन रिपीट कर सकता है बिना देखे? बताओ जरा क्या लिखा है से कि लेफ्ट हैंड साइड में 10वां अक्षर, तो 23 में से 10 गया 13, तो मैं एम पर आकर रुका था। फिर आपने कहा कि उसके राइट हैंड साइड में 6वां अक्षर, तो 13 और 6 19 होता है, और 19 पर तो एस होता है। तो यही चीज़ें आप भी सीख जाओगे। अगली बार अगर मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको, अभी आपने पढ़ा नहीं तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगी। कल अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूँ तो आप भी बिना पेन चलाए उसको उड़ा दोगे, कोई गलती के चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, तो मुझे इसके लिए पहले अल्फ़ाबेट की कोडिंग सीखनी होगी, है ना। यस, अब हम बात यहाँ पर चल रहे थे कि रीजनिंग में आपको कुछ ऐसा नया नहीं मिलने वाला। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको कोडिंग याद करवाता हूँ, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर भी रहेगा। सबसे पहले कि मुझे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन, कुछ नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको बता दिए जाएंगे, है ना, सिलेबस दे दिया जाएगा। अब इन सभी को हमें यहाँ पर पढ़ना है।
दूसरा अच्छी बात यह है कि हम इनको इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि अगर मैंने कोई टॉपिक उठाया तो मेरी गारंटी जब तक आप उसमें माहिर ना हो जाओगे मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरा एक टारगेट है कि नहीं यार हाँ आज एक क्लास है मेरी और मैंने बस आज ये पढ़ा दी, अब तुमको समझ में आया तो ठीक, नहीं है तो नहीं। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो मैं आपको उसको एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा, है ना। जब मुझे श्योरिटी हो जाए कि हाँ मेरा बंदा अगर उसको पढ़ लिया है और अगर उसमें मास्टर हो गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो पहली चीज़ कि अब मैं यहाँ से आज पढ़ना भी स्टार्ट करूँगा। आज हमारी पहली क्लास से कुछ हमें सीखने को मिले, तो हमारा एक ही टारगेट है कि सबसे पहले मुझे अल्फ़ाबेट की कोडिंग याद होना चाहिए, तब जाकर मैं अल्फ़ाबेट के ये वाले क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ वाले क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन यहाँ से मैं उसको बना पाऊँगा। अब सबसे पहला कि यार यहाँ देखते चलिएगा कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं 26 अक्षर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर अंग्रेजी में तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं, है ना, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अब मेरा एक ही टारगेट है कि मैं इसको यहाँ पर क्या कर लूँ, याद कर लूँ। जैसे आपने मेरा कोई क्वेश्चन देखा था कि उसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे उसको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा और बहुत हमेशा के लिए होगा। और ये मानकर चलें कि अल्फ़ाबेट मेरे लिए कितने नंबर का होता है, तो लगभग में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के बेस पर होते ही हैं, निश्चित रूप से होते हैं। कहीं डायरेक्शन इसमें आपसे सीरीज़ में पूछ लेगा, कोडिंग डिकोडिंग में पूछ लेगा, एनालॉजी में आप देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन में आप क्वेश्चन देखोगे, मिलेगा। तो हमारा एक ही टारगेट है कि हम इसको याद कर लें। तो तुम में से कितने लोगों को अभी याद है इसकी कोडिंग, है क्या किसी को? आर की कोडिंग कितनी है? 18। पी की कोडिंग कितनी है? 16। डब्ल्यू कितने पर आएगा? 23 पर। तुम में से बताओ और किसी को याद है? चलो, नहीं है तो अभी याद हो जाएगी, है ना, 5 मिनट। सबसे पहला मेरा काम है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, तो जहाँ पर ए लिखा होता है वो कहलाता हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी की भाषा में इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा बाएं पक्ष, है ना। और जहाँ पर जेड लिखा होता है वो आपका क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड, जिसको हिंदी की भाषा में क्या कहा जाएगा, दाएं पक्ष कहा जाएगा, ठीक। जब कभी बात कंपेयर करने की आती है कि राइट हैंड साइड, तो हमें यहाँ जाना होगा जहाँ हमारा राइट एंड होगा, है ना। और अगर वो कहेगा कि कहीं लेफ्ट एंड पर जाना, तो फिर हमारे पास यहाँ हमें आना होता है, इस ओर हमें चलना होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा। अच्छी बात यह है कि जिधर आपका लेफ्ट राइट होता है उधर उन्हीं लोगों का भी लेफ्ट राइट होता है ना। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है अल्फ़ाबेट है मेरा, तो अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ लिखा है, तो लेफ्ट टू राइट में लिखा है। हमने अभी तक जो भी भाषाओं को हम पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश या जो भाषाओं का आप यूज़ करते हो, वो आपकी लेफ्ट टू राइट में लिखी होती है और आप उसी भाषा में उनको पढ़ते हो। कुछ भाषाएं जैसे आपकी उर्दू है, खरोष्टी लिपि, वो आपकी दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट होती है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब यार यहाँ मुझे इनकी कोडिंग को याद करना है, और कोडिंग को याद करना है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस नंबर है वही इनकी कोडिंग कहलाएगी, है ना। अब आखिर इसको याद करना है तो भाई क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं लिख दिया कि एफ और वी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। बड़ी उलझन है कि एफ और वी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो अब अगर आपको कोडिंग याद हो गई तो आप उसको सीधा सीधा आंसर दे सकते हो कि 6 और 22 और 6 28 में 2 का भाग लगाऊं तो 14 मतलब 14 पर कौन सा लेटर आएगा। अभी क्यों आएगा, अब जिनको नहीं पता वो क्या करेगा पता, पहले एफ लिखेगा जल्दी जल्दी में, फिर लिखेगा उधर एस से लेकर कहाँ तक, भी तक पूरा अल्फ़ाबेट, और फिर गिनेगा कि यार 1 2 3 4 मतलब इनके बीच में क्या क्या है, किन किन के बीच में, एफ और वी के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 में से क्या करेगा, उसको तोड़ेगा कि यार 15 में से एक तो बीच में रख लिया जाए, बच्चे इधर भी 7 इधर भी 7, मतलब कहीं से भी 8वें नंबर का जो होगा वही हमारा मिड लेटर निकल कर आएगा। तो 8वें नंबर पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर क्या आया, एन। उधर से गिनोगे तब भी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर क्या आया, एन। लेकिन हमें इतना थोड़ी करना है, हम तो क्या करेंगे,
एफ मतलब 6 होता है, भी मतलब 22 होता है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड से और ये भी लेफ्ट हैंड साइड से है। तो मैं आपसे सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ कि भैया 6 और 22 का औसत क्या है, मिड निकालना, एवरेज निकालना, वही तो हुआ है। तो आप इस औसत कैसे निकालते, दोनों को जोड़ दोगे। तो 6 + 22 28 डिवाइडेड बाई 2 14, और 14 मीन्स क्या हो जाएगा n। अब वो आपको मैं याद करवाने वाला हूँ। मेरा मतलब कहने का सेंस ये कि हम क्यों याद कर रहे हैं, तो हाँ ये हमारी हर जगह हेल्प करने वाला है। अब देखते हैं जो सीक्वेंस नंबर हुआ वही इनकी कोडिंग होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इन 26 अक्षर को 2 भाग में तोड़ देता हूँ। जब 2 भाग में टूटेंगे ये हो जाएंगे यहाँ पर क्या 13 + 13 मतलब 13 और 13। तो ये पहले 13 अक्षर हो जाएंगे और अंतिम 13 अक्षर हो जाएंगे। अगर पहले 13 अक्षर है तो उसको दूसरी भाषा में हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश। और जो अंतिम 13 अक्षर हैं तो ये कहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं A to M। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पहले 13 अक्षर हैं तो वो हो जाएंगे A to M, और जो मेरे अंतिम 13 अक्षर है वो हो जाएंगे into Z। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश पहले 13 अक्षर, या द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ, या लास्ट 13 लेटर। हम इनको इस नाम से यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, हम उनको इस नाम से जानते हैं। यार अगर ये पहले 13 अक्षर हैं तो इनकी कोडिंग क्या होगी, तो A पहले नंबर पर ही आया ना, और इनकी सीक्वेंस ही इनका कोडिंग होता है। तो A 1 पर आया और M कहाँ आएगा 13 पर आएगा। तो फिर स्वाभाविक सी बात है अगर 26 अक्षर हैं तो N आएगा कहाँ पर 14 पर, है ना, और Z कहाँ पर आ जाएगा 26 पर। अब आपने ये देखा कि मुझे इन 26 की कोडिंग याद करनी, जिनमें से 4 इस तरीके से याद हो गए कि भैया मेरे पास 26 अक्षर थे जिनको मैंने 2 भाग में तोड़ लिया। तो मेरे पास यहाँ पर पहला आएगा A to M फर्स्ट हाफ, तो A1 होगा, N 13 होगा। सेकेंड हाफ आएगा N to Z, मतलब वो आएगा 14 से 26, तो N 14वें नंबर पर हो गया और Z 26 पर हो गया। अब रिमेनिंग को कैसे याद करोगे आप, तो रिमेनिंग को याद करने के लिए आपके पास ये बच रहा है कि अब मैं ये कर सकता हूँ, एक बड़ा आसान सा तरीका अपना रहा हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पर मुझे ये तो याद हो गया कि मेरा फर्स्ट हाफ आया था वो A to M आया था, जिसमें A 1 पर आया था, N 13 पर आया था। दूसरा मेरा सेकंड हाफ आया था N to Z, जिसमें यहाँ पर N 14 पर आया था और Z कहाँ पर आया था 26 पर आया था। अब मैं बचे हुए लेटर को कैसे याद करूँगा, तो एक आसान सा वर्ड हमने यहाँ पर लिया है जिसको यहाँ पर ईजोटी के नाम से आप जान सकते हो। कई किताबों में भी यही लिखा होता है, और हमें इस बात से मतलब होता है कि हमें आसान तरीके से याद कैसे हो जाए, माइंड में रुक कैसे जाए। ईजोटी लिखा है, अब पढ़ोगे 1-2 बार तो ईजोटी आपको वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन हमने यही क्यों लिया है, तो भैया इस 26 लेटर में अगर मैं 5 का टेबल क्रिएट करता हूँ तो केवल 5 ही ऐसे अक्षर हैं जो 5 के पहाड़े में आते हैं। तो E5 हो जाएगा, E5, J10, O15, T20 एंड Y25। अब आप देख रहे हो कि ईजोटी में मुझे एक माइंड सेट हो गया कि यार EJOTY, जिसमें E5, J10, O15, T20 और Y25। क्या आपको दिखता है कि E यहाँ है, फिर यहाँ पर J होगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा और उसके अंदर क्या आएगा Y आएगा। अब अगर मैंने ईजोटी को याद कर लिया कि यार यहाँ पर E5, J10, O15 है ना, T20 और Y25। अब आपने अगर ये 5 याद कर लिए तो इन 5 की मदद से हम 5 इनके पहले आने वाले और 5 इनके बाद आने वाले को भी माइंड में अरेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक ईजोटी वर्ड से हम यहाँ 15 अक्षर को बहुत अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। कैसे, तो भाई अगर यहाँ पर E5 हुआ तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति इसको ये नहीं पता कि E के पहले क्या आता है, D आता है। अगर यहाँ पर E5 तो D क्या होगा 4 होगा, और F क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। अब एक चीज़ सुनिएगा कि यदि मैं बात करता हूँ कि मैंने पर्टिकुलर E को याद नहीं किया, मैंने क्या याद कर लिया, E का पूरा पेयर ही याद कर लिया कि भैया अगर ईजोटी में E5 था तो उसके पहले D आता वो 4 लेगा, उसके बाद में F आया वो क्या लेगा 6 लेगा, है ना। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर अगर मैंने J लिया है तो अगर J मेरा 10 होता तो J के पहले तो I आता तो वो क्या ले लेगा 9 ले लेगा। अब एक और चीज़ याद रखें कि J के पहले I आया तो 9 और J के बाद में क्या आया तो वो क्या लेगा 11। अब आपको याद रहने के लिए मैं हिंट दे सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपको ऐसा ही याद करना है,
बट आपको मैं हिंट देता हूँ कि आप अपने तरीके से याद रख सकते हो। कई बार हम इस तरीके से लिख देते हैं आई एम, मतलब कि ये जो आई दिख रहा है मेरा, कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, तो वो जो आई दिख रहा है अगर हम इस तरीके से आई बना रहे हैं तो वो 9 की तरह दिख रहा है, मतलब वो अपनी कोडिंग खुद ही शो कर रहा है कि आई की कोडिंग क्या होगी, 9 होगी। के से याद रखो कि एक खड़ी लाइन है और के बनाना है तो एक डंडा यहाँ लगा दो, एक डंडा यहाँ लगा दो, तो वो 2 डंडे आपके ये हो गए। मतलब याद रखने का तरीका आपका ये 2 डंडे मिलाकर हमेशा के बनाते हो। और अगर आप कभी उलझ जाओ तो के को ही अच्छे से देख लेना, वो खुद ही बताएगा कि भैया हाँ एक डंडा में था और एक डंडा में था, मतलब दोनों मिलाकर क्या बन गया, वो 11 बन गया। एक याद रखने का तरीका है। अब आपका ई हो गया, जे हो गया, वाई आपका क्या ओ। अगर ओ 15 है तो इसके जस्ट पहले क्या आता है एन, तो वो क्या ले लेगा आपका 14, जिसको आप पहले ही याद कर चुके हो कि सेकेंड हाफ फर्स्ट लेटर, मतलब द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर था वो। तो ओ के बाद क्या आएगा पी, तो पी कितना लेगा 16 ले लेगा। उसके बाद में आपका आया इजोटी में E5 J10 O15 T20, तो इसके जस्ट पहले क्या आता है एस, मतलब 19 लेगा वो। भाई पहले ही आता ना, आप बताओगे RSTUV है ना। इसके बाद में यहाँ पर U आएगा तो वो कितना जाएगा 21। अब अगर यहाँ पर ये Y आया है तो इसके जस्ट पहले यहाँ पर X आएगा तो 24 और Z यहाँ पर आ जाएगा तो 26। अब हमने क्या किया, इजोटी वर्ड में 5 अक्षर लिए थे E5 J10 O15 T20 Y25। अब मुझे दिखने लगा कि E के पहले D4 लेगा, E के बाद में S6 लेगा। J10 हुआ था तो J के पहले I आता है 9 आएगा, मैंने हिंट भी दिया आपको, और J के बाद तो K आता है वो 11 आएगा। O15 होता है तो उसके जस्ट पहले वहाँ पर N आ रहा वो 14 हो जाएगा, दिख रहा मुझे वो है ना, 14वें नंबर का लेटर था। O के बाद में तो P आता तो वो 16 हो जाएगा। फिर T20 हुआ तो उसके पहले S 19 लेगा और U 21 लेगा। अगर Y 25 हुआ तो उसके पहले आ जाएगा क्या X 24 और उसके बाद में Z आ जाएगा 26। अब आपने पता कितना याद कर लिया है, आपने ये कर लिया कि यार ये 4 हो गया, ये 6 हो गया आपका, ये I 9 हो गया, K 11 हो गया आपका, ये P 16 हो चुका है, यहाँ पर ये S 19 हो गया आपका, U 21 हो गया है और X 24 हो चुका है ना। ये अब आपको बचे ही क्या है, कुछ नहीं बचा। ये B और C, तो क्या आपको ये भी याद करना पड़ेगा। अरे तो माइंड उठा लेता है कि ABCD मतलब भैया A 1 पर होगा, B 2 पर होगा, C 3 पर होगा। अब हम इतने भी कमज़ोर नहीं है, बहुत सारे बच्चे की B को कैसे याद कर लूँ कि 2 नहीं, ऐसा क्यों करना है। चीज़ अगर आसान हो तो आसान ही रहने दो। तो ये कितना हो गया 2 और 3। हाँ अब मैं आपको ज़रूर हिंट देता हूँ कि मैंने अपने लिए कि मुझे याद कैसे रहे, तो मैंने एक फर्स्ट हाफ में एक पेयर निकाला है और एक निकाला पेयर सेकेंड हाफ में, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ पर G एंड H, और दूसरा पेयर निकाला मैंने Q एंड R। अब यही क्यों निकाला, तो भैया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने निकाल लिया, सिंपल सी बात है। क्यों, तो G मतलब 7 होगा और H मतलब 8 होगा, Q मतलब 17 होगा और R मतलब 18 होगा। अब आपको देखो सिमिलरिटी ये मिल जाएगी कि 7 से 17 और 8 से 18 है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ मेरा प्रथम अर्धांश का एक पेयर था, तो आपके माइंड में आएगा इधर था तो GH 7 8, उधर था Q एंड R 17 18। ज़्यादातर लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एकदम से Q की कोडिंग आ गई, घबरा गई कि 16 है कि 18 है, होती कितनी है 17 होती। तो अब आपको याद रहेगा कि 17 और 18 है। Q एंड R का एक पेयर है जो 17 18 है और इधर वाला 7 और 8 है, कौन सा G एंड H। अब बचे ही क्या हमारे पास L, तो L मतलब क्या होगा 12 होगा। कभी भूल जाओ कि यार L याद नहीं आ रहा, तो वैसे तो याद आ जाएगा कि K के बाद आता और M के पहले आता, और आपको M भी याद है। नहीं आया तो ऐसा करिएगा कि घड़ी की इमेज देख लेना, और इस घड़ी की इमेज में कभी इस तरीके से आपको कभी कांटे दिख जाए, तो यहाँ तो जनरली 3 लिखा होता है और ये आवर हैंड होता है, लेकिन यहाँ पर मिनट हैंड होता है, जो कहाँ लिखा होता है मतलब कहाँ टच होता है 12 पर होता है। तो घड़ी में ऐसा जो बनता हुआ दिखता है वो L बनता हुआ दिखता है, एक बड़ी सुई एक छोटी सुई। तो हमें L बनाया तो हमने यहाँ से बनाना चालू किया, ये ऊपर से लाए भैया, ऊपर से लाए ऐसा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है घड़ी में 12 होता है, L 12। आप उसको इजी वे में ऐसा देख लो। मैंने क्या कहा, लेटर कभी उलझ जाओ तो उसको अच्छे से देखो, प्यार से खुद बताएगा भैया मेरी कोडिंग कितनी है 12 है, आपने घड़ी से याद किया था। ये हो गया आपका। अब देखना यहाँ पर बचा ही क्या, मेरे पास भी बचा है। अब एकदम से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि 21 है कि 22 है कि 23 है, और अगर एक नंबर भी ऊपर नीचे कर लिया तो दूसरा आंसर तो देगा। आंसर आना था 43, लगा दिया 42, यही होगा आपका। पर आप इजी वे में याद रखो
कि यार एक लाइन यहाँ से ले ली जाए और एक लाइन यहाँ से ले ली जाए। जब सिमिलर लाइनें होगी तो आपको सबको पता कि इतना तो पता है ईजोटी के हिसाब से टी और वाई के बीच में यहाँ आएगा, 20 और 25 के बीच में है, तो उसमें भी क्या है 21 है कि 22 है। तो आप देखो कि भी मतलब सेम लाइनें ली मैंने, तो बस इतना याद रखना कि सेम डिजिट में इसकी कोडिंग होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे ही भी दिखा सिमिलर लाइनें मीन्स कि सिमिलर कोडिंग, तो सिमिलर डिजिट मतलब 22, ये हो गया आपका 22। अब आपको बचे ही क्या है, डब्ल्यू बचा है, और डब्ल्यू मतलब कितना हो जाएगा 23। अब अगर फिर भी उलझ जाओ कि भैया डब्ल्यू को कैसे याद रखूं, तो यार ये खुद अपनी कोडिंग बताता। अगर आपने इस डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा और अपनी कोडिंग खुद ही बताता। आप देखकर ही समझ जाओगे डब्ल्यू की कोडिंग कितनी है, 23। अब मैंने जो बोला उसको अच्छे से सुनिएगा, 2 मिनट का रिवीजन। सबसे पहले अल्फाबेट कहाँ से कहाँ होता है, ए टू जेड होता है। जिनमें से ए जहाँ लिखा होता है वो लेफ्ट हैंड साइड है, हिंदी की भाषा में उसको बायां बोलते हैं, है ना। और जहाँ पर जेड लिखा वो राइट हैंड साइड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, दायां बोलेंगे। अब अच्छी बात है कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम को, आपको दोनों भाषा आना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को 8-8, 10-10 भाषाएं आती है ना। तो कहने के सेंस कि हमें 2 आ जाए यही हमारे काम की। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कभी बायां बोल दिया तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार मूवी में इस शब्द को यूज़ करते हैं कि ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब खास आदमी, खास मतलब मजबूत, और मजबूत कौन सा होता है, हमारा राइट हैंड होता है। कई बार बोलते क्या रहे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। अब बाएं हाथ का खेल मतलब एग्जाम्पल कि मेरे लिए बड़ा हल्का है, बड़ा कमज़ोर, और कमज़ोर कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड होता है ना। तो ये आपका दायां, ये आपका बायां। यस, तो जहाँ पर ए लिखा वो लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पर जेड लिखा वो राइट हैंड साइड। अब मैंने क्या किया, 26 को 2 भाग में तोड़ दिया। तो मैंने जब 2 भाग में तोड़ा तो 13 + 13 मतलब मेरा प्रथम अर्धांश क्या आया था, A to M आया। तो द्वितीय अर्धांश क्या आया था मेरा, N to Z। जिनमें से मुझे दिख रहा कि भैया ये A 1 पर होगा और M कहाँ होगा, 13 पर, दूसरा N होगा और Z कहाँ होगा, 26 पर, है ना। N 14 और Z 26। एक वर्ड सेलेक्ट किया था आपने, कौन सा था, ईजोटी। तो E5 J10 O15 T20 Y25। अगर E5 हो रहा है तो E के पहले D4 H6। अगर J10 होता है तो IJ के, तो I 9 पर होगा और K 11 पर होगा। यदि O15 15 है तो उसके पहले N 14 लेगा जो कि द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर है, और P 16 पर आएगा। फिर हमने देखा T20 है तो उसके पहले S तो 19 ले लेगा और U 21 ले लेगा। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास Y आया है, और Y अगर आया तो 25 है तो X 24 पर होगा और Z कहाँ होगा, 26 पर। अब बचा क्या था, तो मेरे पास बच रहा था A हो गया B C, तो B 2 और 3 हो रहा है। फिर मैंने कहा मैंने एक पेयर प्रथम अर्धांश में निकाला, एक द्वितीय अर्धांश में। प्रथम अर्धांश का पेयर बताओ जरा मेरा कौन सा था, GH। क्या कोडिंग होगी उसकी, 7 8। और दूसरा हो जाएगा मेरा कौन सा, QR 17 और 18। अब आपका बच रहा था L, तो L को किससे याद किया, घड़ी से, वहाँ पर 12 लिखा होता है। फिर आपके पास आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो अब आपके पास बच रहा था वहाँ पर क्या, V और W। तो V मतलब 22, W को उल्टा घुमा कर देखा तो क्या हो जाएगा, 23, है ना, 23 हो जाएगा। यही तो उसकी कोडिंग थी। अब ये अगर कोडिंग आपकी हो जाती है तो आपको क्या करना, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट कब करोगे, आप खुद घर जाकर करोगे, है ना। आप अल्फ़ाबेट को लाइन से लिखोगे, 13 भाग में तोड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। और अगर अच्छी बात है कि अगर आपको फिर से देखना है तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक सर आपको बता देंगे, जनरली मैं आपको बताऊँ कि मन का लाइफ संपूर्ण यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उसके माध्यम से आप इस वीडियो को यहाँ से जाने के बाद भी देख सकते हो। और मैंने ये कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए एक रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से इसको बनाएंगे। अब ये आपका यहाँ तक हो चुका है। भाई मुझे इतना करने का क्या फ़ायदा मिला, तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी क्योंकि आज थोड़ा सा डिले हुआ था। अब आपके पास ये आएगा कि कहीं लिखा है TEA इक्वल टू, है ना, 26, ठीक है। लिखा है RAKE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम कल से इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। तो आपने देखा कि यार ये तो 20 हो गया, ये कितना 5 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो भैया 20 और 5 25 और 1 26 मतलब इनकी क्या लिखी है, कोडिंग लिखी है। तो मुझे इसकी भी कोडिंग करना होगा। तो R मतलब 18, A मतलब 1, K मतलब 11 और E मतलब 5। तो 18 और 1 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 5
35, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 35। ऑप्शन में लिखेंगे कहीं 34, 35, 36, 37। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो अभी तक पढ़ा आपने 2 मिनट का रिवीजन, इसका नया लेक्चर होगा आपका मैथ्स का। अल्फाबेट कहाँ से कहाँ होता है बताओ जल्दी। A to Z, जहाँ पर Z लिखा वो कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। हिंदी की भाषा में क्या बोलेंगे इसको, दाएं। जहाँ पर A लिखा वो कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी की भाषा में क्या बोलेंगे इसको, बाएं। अब हमने देखा कि हमारा अल्फाबेट 26 अक्षर होता है, तो 2 भाग में तोड़ा तो प्रथम अर्धांश क्या आएगा A to N, द्वितीय अर्धांश क्या आएगा N to Z। Z की कोडिंग कितनी है 26, N कहाँ होएगा 14, M कहाँ होगा 13, A कहाँ होगा 1। एक बार याद किया था कौन सा था वो, E जो T में भाई की कोडिंग कितनी है 25, O कहाँ होगा 15, E कहाँ होगा 5, J कहाँ होगा 10 और T कहाँ होगा 20। मैं कहीं से भी पूछूँ आप बता दोगे इसको, है ना। D की कोडिंग कितनी होगी 4, F कहाँ जाएगा 6। मैंने कहा N की कोडिंग क्या होगी 14, P की कोडिंग क्या होगी 16, तो फिर I की कोडिंग क्या होगी 9, K कहाँ हो जाएगा 11। उसके बाद में मैंने कहा कि यहाँ पर S क्या होगा 19, U की कोडिंग कितनी है 21, X की कोडिंग कितनी है 24 और Z कहाँ पर आएगा 26। अब मेरे पास बच रहा था B और C की कोडिंग क्या होगी 2 और 3। मेरा पहला पेयर था G एंड H और दूसरा था Q एंड R। G और H कितना होगा 7, 8, Q और R 17, 18। L की कोडिंग कितनी होगी 12 होगी। V की कोडिंग कितनी है 22 होगी। तो W की कोडिंग कितनी होगी, यही तो कोडिंग थी। क्या आपको याद हुआ, थोड़ा बहुत होगा, अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो होगा। अब कल की जब क्लास होगी तो पहले इसका रिवीजन होगा, उसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज हमने पढ़ना ही स्टार्ट किया है, चीज़ों को हमने जाना है ना, 1 बाय 1। अब आपका जैसे ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको वर्कशीट भी देने वाले होंगे, प्रैक्टिस भी होगी यहाँ पर। अभी हमने शुरू ही नहीं किया है एक्चुअल में, आज सिर्फ कोडिंग को याद किया। अब कल से हम क्वेश्चन की वेराइटी देखेंगे। तो ये पहले ये आपने सीधी याद करी है, ज़रूरत पड़ने पर इसके हमें अपोजिट कोडिंग भी याद करनी होती है ना। तो इसके बाद आपकी जस्ट मैथ्स की क्लास होने वाली है। चलो आज के लिए थैंक यू।